Assalamualaikum, everyone. I was just wanted to start a topic that is थोड़ा सा रिवीजन देना है. पहले ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं और फिर हम जो है वो फंक्शंस को करेंगे. ट्रिग्नोमेट्रिक में हमारे पास है ना, ट्रिग्नोमेट्री इज़ ऑल अबाउट. ओल्ड ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास इतनी सारी चीज़ें नहीं होती. ओल्ड ट्रिग्नोमेट्री में हमें पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए. पाइथागोरस थ्योरम के मतलब हमें राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए. दैट इज़ योर परपेंडिकुलर, दैट इज़ योर बेस एंड दैट इज़ योर हाइपोटेन्यूज. ठीक है, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हो तो परपेंडिकुलर और बेस चेंज होती रहती है, लेकिन हाइपोटेन्यूज मेन सेम. हाइपोटेन्यूज विल बी अपोजिट टू 90 डिग्री. ठीक है. अच्छा, परपेंडिकुलर एंड बेस डिपेंड विल बी डिसाइडेड आफ्टर लुकिंग ऑन टू द एंगल. ठीक है. अब एंगल को अगर आप देखो, अगर एंगल यहाँ है तो एंगल के सामने वाली परपेंडिकुलर एंड नीचे वाली बेस. इसी तरीके से अगर एंगल यहाँ है तो एंगल के सामने वाली आपके पास परपेंडिकुलर और यहाँ पर बेस. ठीक है. तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो कि ऑल ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होते हैं, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में यूज़ होते हैं. दैट इज साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा. साइन थीटा से इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड टेन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है. इसका क्वेश्चन कैसे आता है? इसका क्वेश्चन इस तरीके से आएगा. सर, एक ट्रायंगल बना हुआ होगा, एक एंगल गिवन होगा, आपको सामने वाली साइड निकालनी होगी. सामने वाली साइड अननोन होगी, बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन होगा. तो आप देखोगे, डिसाइड करोगे कौन सा रेशियो लगेगा. कॉस थीटा लगेगा. तो यू विल राइट कॉस 30. फॉर एग्जांपल द एंगल इज गिवन टू यू 30 एंड हाइपोटेन्यूज आपके पास 8 है और बेस आपके पास 3 है. तो फिर आप कॉस 30 इज इक्वल्स टू, ठीक है, अगर आपको निकालनी है, सॉरी, हाइपोटेन्यूज आपके पास 8 है और बेस आपके पास अननोन है और आपको निकालनी भी बेस है, तो आप क्या लिखोगे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है. और हाइपोटेन्यूज की जगह 8 लिख दोगे तो 8 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा. दैन कॉस 30 मल्टीप्लाई बाई 8 विल बी इक्वल्स टू व्हाट? विल बी इक्वल्स टू बेस. तो इस तरीके से सवाल आते हैं, इस तरीके से आपने करने होते हैं. दैट इज़ ऑल अबाउट ओल्ड ट्रिग्नोमेट्री. फिर न्यू ट्रिग्नोमेट्री में आए तो हमारे पास एक और चीज़ आती है. दैट इज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन का सवाल तो ऐसा चाहता नहीं है, बट अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं तो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन, हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो यहाँ से कंटिन्यू होता है. कि फॉर एग्जांपल हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से 30 डिग्रीज़ है, तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? ये हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा एंड दैट विल बी आल्सो इक्वल्स टू 30 डिग्रीज़. ठीक है. तो रिमेंबर दिस थिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन, बट दिस इज़ नॉट योर एंगल ऑफ डिप्रेशन. ठीक है. एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है जो मैंने मार्क करा हुआ है. ठीक है. तो ऑलवेज एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ एलिवेशन. ठीक है. तो ये आपके पास एक इस तरीके से नोट है कि अगर कभी आपको एक एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है तो आप समझोगे ये वाला एंगल गिवन है और इस एंगल से आप जो है वो यूज़ करके बाकी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो. फिर अगर थोड़ा सा हम आगे चले तो हमारे पास आती है न्यू ट्रिग्नोमेट्री. न्यू ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास जो है वो कुछ चीज़ें आ गई है. न्यू ट्रिग्नोमेट्री में या फर्दर ट्रिग्नोमेट्री कह लें जिसमें हमारे पास 3 चीज़ें आती है. 3 चीज़ें क्या क्या आती है सर, थोड़ा सा देख लेते हैं. ठीक है. फर्दर ट्रिग्नोमेट्री रिकॉर्डिंग. फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास जो है वो सारी चीज़ें क्या होती है. फर्दर ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास कि हमारा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता. हमारा ट्रायंगल कैसा होता है? हमारा ट्रायंगल इस तरीके से कोई ट्रायंगल होता है. ठीक है. इस ट्रायंगल के हमें पता है कि ये हमारा छोटा एंगल, हमारे पास ये एंगल ए है तो इसके सामने वाली साइड ए होगी. ठीक है. अगर ये एंगल बी है तो इसके सामने वाली साइड बी होगी और अगर ये एंगल सी है तो इसके सामने वाली साइड बी सी होगी. ठीक है. आप ऐसा करो, एंगल्स को जो है वो बड़े अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर लो और जो आपके पास साइड्स हैं उनको छोटे अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट कर लो. फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा आपके पास ए, ये हो जाएगा आपके पास बी एंड ये हो जाएगा सी. तो ये सी, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए. ठीक है. दिस विल बी अच्छा. अब अगर अब गौर से सुनना, बहुत गौर से इस वर्ड्स पे फोकस करना. अगर एक पेयर गिवन है आपके पास, साइड और एंगल का पेयर होता है. ठीक है. और एक पेयर में एक एंगल गिवन है, साइड नहीं पता, तो आप यूज़ करोगे साइन रूल. ठीक है. साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल कहता है कि अगर आपको एंगल बी, साइड बी निकालनी है तो आप साइड बी ऊपर रखोगे. ठीक है. साइड बी ऊपर रखोगे. ठीक है. नीचे लिखोगे साइन बी, उसी का एंगल जो कि आपको गिवन है. ठीक है. उसको इक्वल्स टू करोगे जो पेयर आपके पास कंप्लीट है. फॉर एग्जांपल ये वाला पेयर कंप्लीट है तो ऊपर आएगी ए और नीचे आएगा साइन ए. दैट विल हाउ यू यूज़ योर साइन रूल. ठीक है. जब आपके पास एक पेयर कंप्लीट हो और एक चीज़ अननोन हो तो यहाँ पर साइन रूल लगता है. ठीक है. जब आपके पास बहुत सारी चीज़ें अननोन हो, फॉर एग्जांपल यही चीज़ को हम कहते हैं, लेकिन अब हमारे पास क्या है, लेट सपोज हमारे पास, मैं इसको थोड़ा कॉपी करके नीचे ही पेस्ट कर दूँ.
ठीक है। अब लेट सपोज़ हमारे पास क्या है, लेट सपोज़ हमारे पास एक चीज़ गिवन है, ठीक है। लेट सपोज़ हमारे पास साइड्स ये दो गिवन है और इनके बीच का ये वाला एंगल गिवन है, ठीक है। और हमें निकालनी है ये वाली साइड। तो अगर हमें ये वाली साइड निकालनी है तो हमारा यूज़ होगा कोसाइन रूल। क्यों कोसाइन रूल यूज़ हो रहा है सर? क्योंकि इसके सामने वाले एंगल नहीं पता, इसके सामने वाला एंगल नहीं पता और इसके सामने वाली साइड नहीं पता। तो हमारे पास कितने अननोन पेयर्स है? सारे पेयर्स अननोन है। तो जब सारे पेयर्स अननोन होते हैं तो आप क्या कहते हैं? आप कोसाइन रूल लगाते हो। अब अभी आपको ए पता करना है तो ए स्क्वायर लगाओगे, बी स्क्वायर जो दो अननोन जो दो साइड्स पता है उन दोनों साइड्स को टोटल करोगे माइनस उसी दोनों साइड्स के 2bc और कॉस, कोसाइन रूल है ना तो कॉस लगेगा, और कॉस उसके सामने वाला एंगल, जिस साइड को कैलकुलेट कर रहे हो उसी के सामने वाला एंगल आता है। तो ये आप कोसाइन रूल लगा लोगे और ये रूल यूज़ होता है साइड के लिए। इसी तरीके से एंगल के लिए क्या यूज़ होता है सर? एंगल के लिए जो यूज़ होता है वो पेपर में लिखा हुआ नहीं आएगा। एंगल के लिए यूज़ होता है, एंगल के लिए यूज़ होता है ए स्क्वायर। एंगल के लिए यूज़ होता है अगर फॉर एग्जांपल आपको ए का एंगल निकालना है और तीनों साइड्स पता है तो आप लिखोगे कॉस ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जिसका सामने वाला एंगल है ना उसके साइड को माइनस कर देते हो, ठीक है, इंटू टू जो बची हुई दो साइड्स होती है 2bc, जो ऊपर दो साइड्स ऐड होती है उन्हीं दो साइड्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हो 2 से, ठीक है। तो दिस विल बी योर एंगल फॉर द, दिस विल बी योर रूल फॉर द साइड्स। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ आती है, इसके अलावा एक और चीज़ आती है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ आपके पास दैट इज़ नॉट नथिंग न्यू बट एरिया ऑफ ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का मतलब क्या है कि सर अगर हमारे पास एरिया ऑफ ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की बात करें तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल मतलब एक एंगल जिसका क्या होगा हमारे पास एक ट्रायंगल ऐसा जिसका एक एंगल हमारे पास किसके इक्वल होगा? एक एंगल 180 से बड़ा होगा, मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा होगा, मतलब 102 फॉर एग्जांपल। तो अगर हम यहाँ पर देखें 102 तो हम ये कहेंगे कि एरिया इज़ इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए इंटू बी, ए और बी मल्टीप्लाई बाय साइन सी। क्या मतलब सर? आप जो है वो इसमें ABC इस तरीके से मार्क नहीं करते, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने अपनी साइड्स के मतलब एरिया ऑफ ऑब्ट्यूज ट्रायंगल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? दो साइड्स चाहिए और उन्हीं दो साइड्स के बीच का एंगल चाहिए, ठीक है। दो साइड्स चाहिए और उन्हीं दो साइड्स के बीच का आपको क्या चाहिए? एंगल चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास ए और बी वो सी और बी है तो सी और बी के साइड का एंगल क्या होगा? सी और बी है तो आपके बीच का एंगल क्या होगा? सी और बी के बीच का एंगल ए होगा। तो आपने इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बी और ए गिवन है तो बी और ए के बीच का एंगल क्या होगा? सी। तो फिर एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/2 इंटू ए इंटू बी इंटू साइन सी। सही। तो इस तरीके से एरिया के फॉर्मूले में भी चेंजेस आती रहती है, लेकिन हम कौन सा एंगल उठाते हैं? हम ऑब्ट्यूज वाला एंगल उठाते हैं, क्योंकि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल की बात हो रही है ना, तो ऑब्ट्यूज वाला एंगल उठाएंगे तो हमें एक्जैक्ट एरिया पता चलेगा, ठीक है। ये होती है ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्री। इसके क्वेश्चंस पर भी नहीं जा रहा, मैं सिर्फ रिविजन ऑफ टॉपिक्स दे रहा हूँ, ठीक है। फिर आते हैं हम फंक्शंस पर। फंक्शंस जो है वो फंक्शंस एक बहुत आसान सा टॉपिक है, बस गौर से देखते जाओ हो जाएगा। फंक्शंस में आपके पास एक फंक्शंस मतलब आप y की जगह f(x) लिखते हो, दैट इज़ कॉल्ड योर फंक्शन, वेयर यू राइट योर f(x) विच मीन्स फंक्शन ऑफ x इन रिप्लेसमेंट ऑफ y, ठीक है। मतलब अब आपके पास नॉर्मल इक्वेशन आती थी y इक्वल्स टू 2x + 3, अब आपने क्या करा उस y को रिप्लेस करके लिख दिया f(x) इक्वल्स टू 2x + 3। दिस इज़ अ बेसिक इक्वेशन, बेसिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब देर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग फंक्शन क्वेश्चन। फंक्शन का एक क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। आपके पास फंक्शन गिवन है f(x) 2x + 3/4, वो कह रहा है फाइंड f ऑफ -3। इस -3 का मतलब ये है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ हो ना उसका मतलब समझ जाओ कि x की वैल्यू गिवन है। x की वैल्यू क्या है? -3। और आपने x की वैल्यू -3 रखनी है। इस पूरी इक्वेशन में x की जगह -3 रख दो, तो 2x की जगह -3 रख दिया प्लस 3/4, तो दैट विल बिकम -6 + 3, तो -3/4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, अब वो f ब्रैकेट नहीं बता रहा, f(x) इक्वल्स टू 2, तो अब आपके पास f(x) की इक्वेशन क्या है? सर f(x) की इक्वेशन ये, इस इक्वेशन को उठाओ और f(x) की जगह रिप्लेस कर दो। तो f(x) की जगह मैंने ये इक्वेशन लिख दी और इक्वल्स टू क्या था? इक्वल्स टू 2 था।
एज इट इज़ रहने दिया। अब मैं क्या करूँगा, वैल्यू ऑफ एक्स निकालूंगा। वैल्यू ऑफ एक्स निकाल रहा हूँ तो 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये +3 उधर जाके क्या हो जाएगा, -3 तो 5 हो जाएगा। 8 - 3 5 हो जाएगा। एंड 2x इज इक्वल्स टू 5 है तो 2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 5/2 विल बी योर आंसर, द वैल्यू फॉर द x। यहाँ पर आपके पास वैल्यू किसकी आएगी, यहाँ पर आपके पास वैल्यू आएगी एफ ऑफ एक्स की, यहाँ पर आपके पास वैल्यू आएगी एक्स की। एफ ऑफ एक्स का मतलब यहाँ पर वैल्यू आती है वाई की, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू आती है आपके पास एक्स की, ठीक है। फिर जब आप ये दोनों चीज़ें निकालें तो वो इन्वर्स पूछता है। इन्वर्स के लिए कुछ स्टेप्स है। इन्वर्स का सबसे पहला स्टेप्स है, फर्स्ट प्लेस एफ ऑफ एक्स विद वाई। एफ ऑफ एक्स को हटा के वाई लिख दो, सही है, वाई लिख दिया। उसके बाद क्या करोगे, वाई को एक्स को सब्जेक्ट बनाओगे। एक्स को सब्जेक्ट बनाने के लिए 4 को इधर भेजा, मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, +3 को इधर भेजा, -3 हुआ। अब 2x अलग रह गया, अगर अकेला रह गया तो 2 को इधर भेज दो, 4y -3/2 हो जाएगा, दैट विल बी योर एक्स मेक सब्जेक्ट। जब एक्स सब्जेक्ट बन गया तो आप और से देखना, नाउ एट लास्ट रिप्लेस वाई विथ एक्स इन इक्वेशन एंड राइट। तो अब एक्स को, अब आप क्या लिखोगे, जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ जहाँ जहाँ वाई है वहाँ एक्स लिख के इस इक्वेशन को रिप्लेसमेंट कर दोगे। मतलब एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x - 3/2, दैट विल बी योर इक्वेशन। मतलब 4y - 3/2 थी, y की जगह क्या आ गया, x आ गया, दैट विल बी योर इन्वर्स की इक्वेशन। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या आ सकता है, नेक्स्ट पार्ट ये आ सकता है कि एफ इन्वर्स की इक्वेशन निकाल ली, उस एफ इन्वर्स की इक्वेशन को 4 के इक्वल कर दो। तो आपने एफ इन्वर्स की जो भी इक्वेशन हो उसको उठा के यहाँ पर रखा, एफ इन्वर्स की जगह 4x - 3/2, उसको इक्वेट किससे कर दिया, 4 से, और 2 को 4 के पास भेजा, 2 4 से मल्टीप्लाई हुआ 8, -3 उधर जाके +3 हुआ, 8 + 3 11 हो गया, और x की वैल्यू आई 11/4, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास दो फंक्शंस भी आते हैं कभी कभार, ठीक है, दो फंक्शंस आते हैं, जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स। इससे घबराना नहीं है, दो अलग अलग फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अगर वो कह रहा है कि आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है और जी ऑफ एक्स गिवन है और आपने इस तरीके से इक्वेशन बनानी है कोई, तो आप बना लोगे 1/f(x), जहाँ एफ ऑफ एक्स कह रहा है वहाँ एफ ऑफ एक्स की जगह क्या उठा के रख दो, 2x + 3। तो मैंने एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लगा दिया, 2x + 3। और जहाँ जी ऑफ एक्स कह रहा है वहाँ जी ऑफ एक्स की जगह उठा के क्या रख दो, ये रख दो, तो जी ऑफ एक्स की जगह ये रख दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने गया तो ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई हुआ। दिस इज़ नॉट अ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन अगले पार्ट में आ रहा है। दिस इज अ सिंपल फंक्शन बट अ टाइप ऑफ इक्वेशन सॉल्विंग ऑफ सिंपल फंक्शंस। तो ये 6x - 1 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, ये 2x + 3 उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, ये आपके पास 6x - 1 रह जाएगा, ये 2x + 3 रह जाएगा। सही है, आप इसको सॉल्व आउट करोगे, x वाली टर्म्स को एक साथ लिखोगे और 1 और 3 वाली टर्म्स को एक साथ लिखोगे, तो 3 + 1 4 आ गया और 4x = 4, तो आपके पास x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। अब आ रहा है फाइंड द कंपोजिट फंक्शन। इसको गौर से देखना। कंपोजिट फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर वो कह रहा है एफ जी ऑफ एक्स, तो जो पहला अल्फ़ाबेट है तो उस पहले अल्फ़ाबेट के पूरे फंक्शन को उठाओगे, उसमें जहाँ जहाँ एक्स है उसमें दूसरा अल्फ़ाबेट का फंक्शन पुट कर दोगे। मतलब एफ़ को उठाऊँगा, एफ़ में जहाँ जहाँ एक्स है उस जगह पर जी ऑफ एक्स पूरा पुट कर दूँगा। तो एफ़ को उठाया 2, ठीक है, और एक्स की जगह कुछ नहीं लिखूँगा, एक्स की जगह ये पूरा जी ऑफ एक्स लिखूँगा, 6x - 1 + 3। तो आपके पास क्या आ जाएगा, 12x - 2 + 3। तो अब आपके पास ये 2 6 = 12, 2 1 = 2 और +3, तो ये आपके पास आ गया। अब एफ जी ऑफ एक्स आपके पास आ गया, दैट इज़ 12x + 1, राइट। इसी तरीके से जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो अब आपके क्या करना होगा, अब आपके पास जी है, ठीक है, उस जी के अंदर अब पहला अल्फ़ाबेट क्या लिखा हुआ है, जी, वहाँ पर क्या लिखा हुआ था, एफ़। तो अब जी को उठाओगे, जी के अंदर एक्स की जगह क्या पुट कर दो, पूरा एफ़। तो हमने जी को उठाया और जी के अंदर एक्स की जगह क्या पुट कर दिया, पूरा एफ पुट कर दिया और फिर सॉल्व करने लगे। तो 6 2 क्या हो गया आपके पास 12 और 6 3 क्या हो गया 18 और -1, ठीक है। तो ये अब आप इसको सॉल्व करोगे, आपके पास एक फंक्शन बन जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड योर कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है। तो इस तरीके से पेपर में सारी चीज़ें आएंगी। डोंट हेजिटेट, डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, ठीक है। जस्ट ऑल दी बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, ठीक है। I hope this short video finds you good and best of luck to everyone.